Good morning, friends. In this video, students, I am going to teach you the figure of speech. First of all, try to understand what do you mean by figure of speech. Figure of speech, it is an artistic aid to the language. इसका मीनिंग ऐसा होता है कि अगर किसी लैंग्वेज को हमें ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरह व्यक्त करना हो, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग in the most beautiful way, figure of speech is used. You can say it is used to produce a greater effect. किसी चीज़ को अगर हमें बहुत अच्छी तरह उसको इफ़ेक्ट देनी है तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है. एंड इट इज़ अ रिकग्नाइज फॉर्म ऑफ रेटोरिकल एक्सप्रेशन गिविंग वैरायटी. अगर किसी चीज़ में वैरायटी लानी हो, किसी में चार्म क्रिएट करना हो, ब्यूटी क्रिएट करनी हो, एंड विविडनेस इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर अगर विविडनेस क्रिएट करनी है, देयर वी कैन यूज़ फिगर ऑफ स्पीच. सो फिगर ऑफ स्पीच को हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हेन यू वांट टू क्रिएट ब्यूटी इन लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन explanation of each and every figure of speech. Here in this video, I will discuss at least 7 to 8 figure of speech with examples, and most importantly, we'll try to understand the real reason behind why we are using figure of speech in our day-to-day language. Let's see the first one, simile. Simile is based on resemblance. अब resemblance का मीनिंग क्या होता है कि सिमिली एक रिजेम्बलेंस में सिमिलैरिटी पे किसी चीज़ को हमको सिमिलर दिखाना है तो वहाँ सिमिलर, अगर दो चीज़ के अंदर कोई सिमिलैरिटी होती है तो देयर सिमिली इज़ यूज्ड. इट कैन बी द वर्ड सिमिली. अगर सिमिली वर्ड कहाँ से आया? द सिमिली वर्ड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिल्स विच मीन लाइकनेस. इसका मीनिंग होता है लाइकनेस. किसी चीज़ के अंदर कोई हम बोल सकते हैं समानता होनी, दैट इज़ कॉल्ड simile. A simile is a comparison between two different objects which have at least one point in common. दोनों चीज़ में एक एक चीज़, दोनों चीज़ जैसे अगर कोई दो चीज़ को आप कंपेयर करते हो, दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ एकदम सिमिलर होती है, तब हम simile यूज़ कर सकते हैं. एंड हाउ यू कैन यूज़ simile by the word like, as, like and so. Let's come to the example. The first example, my love is like a red rose. So in this sentence, the poet wants to say his love is like a red rose. उन्होंने अपने लव को एक रेड रोज के साथ कंपेयर किया है. So he wants to actually add the beauty to his love. So let's see the second example. Life is as tedious as a twice told tale. अब लाइफ कभी कभी किसी इंसानों के लिए टीडियस, बहुत बोरिंग हो जाती है, एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल. ट्वाइस टोल्ड मीन्स दो बार, टेल मीन्स कोई स्टोरी. अगर कोई स्टोरी या चुटकुला आपको 2 3 या 4 5 बार बताया जाए तो इट विल बिकम डेफिनेटली, इट विल गेट बोरिंग फॉर यू. सो लाइफ इज टीडियस, लाइफ बोरिंग हो जाएगी. किसकी तरह? एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल. सो यहाँ लाइफ को कंपेयर किया है किसके साथ? एक स्टोरी के साथ, अगर वो स्टोरी 2 बार कही जाए. सो द लिटरेरी डिवाइस सिमिली, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, एज एंड सो. थर्ड वन, द राइटियस शैल फ्लरिश एज द पाम ट्री. अब राइटियस मीन्स जो सच्चे इंसान होते हैं वो फ्लरिश करता है. फ्लरिश का मीनिंग क्या होता है? डेवलप. लाइक अ पाम ट्री की तरह वो डेवलप करता है. सो हियर द वर्ड एज इज यूज टू सिग्निफाई सिमिली. नेक्स्ट वन, ही फॉट लाइक अ लायन, कि वो लायन की तरह लड़ा. हियर ही वांट टू से ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो लायन जितना ब्रेव है. और ऐसा भी कहना चाहते हो जैसे ही इज़ एज पावरफुल
एज अ लायन, कि वो लायन जितना पावरफुल है when is fighting with his enemy in the war. So यहाँ कौन सा word, here the word like is used to signify simile. Now next one, metaphor. Now what is metaphor? Now metaphor is also based on resemblance. ये simile की तरह ही होता है. It is an implied simile. Like implied simile क्या होता है? ये simile है but without using the word like, as और so. अगर हम किसी चीज़ की comparison कर देते हैं without using the word as or like, it is metaphor. यहाँ भी we are just again comparing two object. हम यहाँ दो चीज़ के comparison करते हैं but without using the word like, as or so. The words like, as or so are not used in metaphor. Let's see the example. Life is a dream. So here the poet wants to say life is like a dream. Life dream जैसा है, लेकिन यहाँ हमने वर्ड यूज़ नहीं किया है like. हम सीधा कह रहे हैं कि life is a dream, कि life एक ड्रीम है. अगर मैं ऐसा कहूँ life is as beautiful as a dream, then it would be simile. अगर ऐसा कहते हो कि life एक ड्रीम है, then it is metaphor. Next example, the camel is a sheep of the desert. या अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि camel एक sheep of the desert का sheep है. अब अगर इसके अंदर मैं ऐसा कहूँ तो camel is like a sheep of the desert. camel जो desert में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही useful है. But here I am not using the word like or as. Directly I am comparing the camel with the sheep of the desert. So that is why it is metaphor, because you are giving a metaphoric value to the camel in the form of the sheep of the desert, right? Now next one, variety is a spice of life. Variety लाइफ जीने का एक मसाला है. अगर तुम्हारे लाइफ में वैरायटी है तो यू कैन लीव योर लाइफ इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे. सो वैरायटी इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ. हियर वैरायटी इज कंपेयर्ड विद द स्पाइस. लाइक वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मेक द फूड टेस्टियर. इन द सेम वे व्हेन यू हैव वैरायटी इन योर लाइफ, दैट वैरायटी कैन मेक योर लाइफ more beautiful. So variety is a spice of life. Here variety is compared with the spice of life, not the spices we are eating. Third one, personification. Now what is personification? अब personify करना, इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को personify means किसी चीज़ को एक लाइव क्वालिटी देनी. इट मीन्स personification means inanimate things and abstract things are given human qualities. जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, जिस चीज़ में कोई जान नहीं होती है, उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं. लाइक एक एग्जांपल देखते तो ज़्यादा पता चलेगा. डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग. अब इस सेंटेंस में पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि डेथ की मृत्यु जो है उसने अपने आइसी हैंड, अपने ठंडे हाथ राजा पे रख दिए. अब डेथ हैज़ नो आइसी हैंड. डेथ के कोई आइसी हैंड नहीं होते हैं. डेथ इज डेथ व्हेन डेथ कीप्स नो कैलेंडर. डेथ कोई कैलेंडर नहीं रखता है. बट यहाँ हमने डेथ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी. क्या? आइसी हैंड. लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग. सो व्हेन एनी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इनएनिमेट थिंग इज गिवन human quality, it is called personification. Next one, opportunity knocks at the door but once. Opportunity किसी के डोर पे जाके नॉक करती है बट वंस. अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है. सो अपॉर्चुनिटी नॉक करती है. अब नॉकिंग इज अ थिंग जनरली डन बाय अ ह्यूमन बीइंग. सो हियर अ वर्ड अपॉर्चुनिटी इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी. Human quality. Which quality? Knocking. So opportunity knocks at the door but once. So by the word knock we can understand that it is a personification. Next example,
fortune favors the brave. Now fortune favors the brave. So fortune means नसीब, फेवर करना, तो फॉर्चून ब्रेव लोगों को फेवर करता है. अ फेवर इज अ क्वालिटी जनरली. ओके, fortune is an abstract thing. Now it cannot favor anything. Human being, like I can favor my students, so you can't say fortune favors the brave. तो fortune brave को फेवर करता है, लेकिन जो फेवर नाम की क्वालिटी है दैट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी. पर ये क्वालिटी को तुमने यूज़ किया किसके साथ? फॉर्च्यून के साथ. सो फॉर्च्यून इज़ अ वर्ड, इट हैज़ बीन गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी. सो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को अगर तुम कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दो तो दैट बिकम्स अ पर्सोनिफिकेशन. अगर ऐसा कहूँ कि द रिवर्स वर क्राइंग, अब रिवर्स कभी रोती नहीं है. ओके, सो रिवर्स वर क्राइंग. रिवर्स क्राइंग इज अ क्वालिटी. जनरली people cry. So when any abstract thing is given human quality, it becomes a personification. So this thing you have to keep in your mind while you are identify the figure of speech. Next one, alliteration. Now what is alliteration? Alliteration is actually the repetition of consonant at the beginning of the two or more words in a line or a sentence. अगर एक ही सेंटेंस में कोई साउंड, कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है या उसी साउंड को हम एक बार, दो बार या तीन बार यूज़ कर रहे हैं, सो दैट साउंड ओके इज यूज एज एन alliteration in the sentence. Like take an example, first one, May is the merriest month of the year. May. So M is the, look here the first sound M. May is the merriest. MERRIEST. Now again M sound is repeated, merriest month of the year. So here 3 times M sound is repeated. So it is alliteration. Next one, the modern man is like a money making machine. Again M sound is repeated कि modern man एक money making machine की तरह है. Next one, forgotten is forgiven. So here F sound is repeated. It is called alliteration. Next one, sorrow and silence are strong. Sorrow and silence, दुख हो या silence हो वो strong होता है. But here S sound is repeated. So when sounds are repeated in a sentence, it is called alliteration. Next one, apostrophe. Now what is apostrophe? We are not talking about apostrophe S here. Apostrophe means when you are making, when you are giving a direct address to the dead or the absent or an abstract idea. कोई abstract idea को या कोई absent चीज़ को या कोई dead इंसान को तुम सीधा address कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो अपने sentence में. So it is called apostrophe. Now, you know, generally what happens, you can understand figure of speech only by examples. The more example you solve, the more you can understand. Let's see the first example. O death, where is thy sting? O death. Here the poet addresses the death. यहाँ poet death को address कर रहा है और पूछ रहे हैं, O death, where is your sting? Sting it means when no कि अगर जैसे मच्छर में काटता है तो where is your sting? So where is no your stinging quality? Here the poet says death. Actually he is talking to death. Death is an absent idea here. He is talking about the death in the poem. We feel as if the poet is talking to death, but that is absent. Suppose when we say, O grave, where is thy victory? अब ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? कब्र. कब्र कि ओ ग्रेव, वेर इज योर विक्ट्री, कि आपकी विक्ट्री कहाँ है? ग्रेव को एक्चुअली यहाँ पोएट ऐसा कहना चाहता है. पोएट वांट्स टू से कि जो एक बार अगर डेथ आ जाती है
उसके बाद इंसान को कुछ नहीं करता पता. Okay, so he is victorious here. So where is your victory? Once a person dies, he has nothing to acquire. Already he has been dead now. So where is your victory? Grave, you have done your job in the best possible manner. So when you are talking to an absent idea or an abstract thing, it is apostrophe. Next example, oh goodness, hear this tuneless number. So here poet is talking to an abstract quality of being good, goodness. Goodness आपका tuneless numbers, कि आप कहाँ हो, आपके tuneless numbers कहाँ है. Here अगर किसी इंसान की अच्छी क्वालिटी होती है, ओके, उसके साथ हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि वो क्वालिटी इसके अंदर है, वो दैट क्वालिटी लाइज, बट दैट क्वालिटी लाइज इन अ ह्यूमन बीइंग, बट यू आर टॉकिंग टू दैट क्वालिटी, नॉट टू दैट पर्सन. So at that point of time, it becomes an apostrophe. Even when, suppose, if I say, "Oh Milton, where are your beautiful verses?" So, anything in literature, Milton was a great poet. अब Milton ने बहुत कुछ लिखा है, but here the poet himself is talking to another poet who has been dead. और वो बोल रहा है कि आपके great poems कहाँ है. अब वो एक्चुअली पोएम्स तो लिटरेचर के अंदर है, बट हियर वी अज्यूम दैट द पोएट इज टॉकिंग टू एन एब्सेंट पर्सन और अ थिंग और एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज एन अपॉस्ट्रोफी. नाउ नेक्स्ट वन, हाइपरबोल. नाउ व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल इज व्हेन एनी स्टेटमेंट, whenever you want to make an exaggeration in the sentence, जब सेंटेंस के अंदर कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना हो, जब कुछ ऐसा हो जो हम बिलीव ना कर पाए, when it is overstated, it means the figure of speech where it consists in representing the things as much greater or smaller than they are. कभी कभी चीज़ को हम इतना स्मॉल कर देते हैं या कभी कभी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि लोग बिलीव ही नहीं कर पाते हैं. अगर लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ हाइपरबोल हो जाएगी. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन हिज लिटल हैंड. यहाँ पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि अरेबिया के सब परफ्यूम लेके आओ तो भी उसके हाथ को तुम स्वीट नहीं कर सकते. मीन्स के हाथ को तुम यू कैन नॉट मेक इट फ्लेवर्ड. अगर किसी इंसान ने, इफ एनी पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, इफ समबडी हैज़ मर्डर्ड समबडी, ओके, और उसके बाद अगर वो अरेबिया के परफ्यूम को अपने हाथ पे लगा ले तो उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं. अब अरेबिया के परफ्यूम लगाने के बाद भी ही विल बी द क्रिमिनल. सो हियर व्हाट आई मीन टू से, कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि अरेबिया के सब परफ्यूम लगाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम. नेक्स्ट वन, आई लव्ड ऑफेलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up the sum. यहाँ पोइट ऐसा कहना चाहता है कि आई लव्ड ऑफेलिया, कि वो ऑफेलिया इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, उसको इतना चाहते हैं कि उसके 40,000 ब्रदर्स भी इकट्ठा होके जितना प्यार पोएट को ऑफेलिया के लिए है उसको कंपेंसेट या कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज एन एग्जैजरेशन. नेक्स्ट वन, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद द टीयर्स. अगर रिवर ड्राई हो जाएगी तो मैं उसे अपने आंसू से भर दूंगा. अगर एक डोल भी भर पाए तो भी बहुत है, बट यू नो इट हैपन्स व्हेन समबडी इज इन डीप लव, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन रियली. सो इन दिस सेंटेंस द पोएट is expressing his deepest feeling that if rivers were dry, I'll be able to fill it with my tears. So with his deepest love, he will
fill up the river. That is next to impossible. But here the statement is spoken in such a way that we feel that it is next to impossible. Next example, he kicked the ball sky high. उसने बॉल को किक किया. He kicked the ball. इतना ज़बरदस्त किक किया कि it completely has gone vanished into the sky. So अगर जब तुम ऐसी कोई चीज़ कहते हो कि लोग बिलीव ही नहीं करने वाले हैं, so that is hyperbole. Okay. Next one, antithesis. अब antithesis का मीनिंग क्या होता है? Antithesis. Look, thesis means idea. When two ideas are written in opposite way. So antithesis means setting of one thing against the another. An antithesis, one idea is set against another in order to heighten the effect by contrast. कि जो आइडियाज़ को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, दो आइडियाज़ को आप अपोज करवा रहे हो, so there we can use antithesis. First example, ignorance is death, knowledge is life. अब इसके अंदर दो थॉट है कि लाइफ के अंदर अज्ञानता, इग्नोरेंस क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है. अगर हम अज्ञान है आपके पास, मीन्स somebody is ignorant in his life, he won't be able to sustain or survive his life. Now next, knowledge. If you have more knowledge, that knowledge actually will help you to live your life in the most efficient and comfortable way. So यह दो आइडिया हो गए. एक तो आइडिया हुआ ignorance और दूसरा आइडिया हुआ knowledge. और दोनों आइडिया को हम opposite एक ही सेंटेंस में लिख रहे हैं. So when two ideas are written in a single sentence, it is an antithesis. Next example, man proposes, God disposes. इंसान प्रपोज करता रहता है और भगवान उसकी जो भी इच्छा होती है कभी कभी उसे लगता है सो दिस मैन डज नॉट डिजर्व दिस थिंग, सो गॉड डिस्पोजेस, गॉड उसे डिस्पोज कर देते हैं. सो यह दो ऑपोजिट आइडियाज़ हुए कि मैन, इंसान बेचारा प्रपोज करता रहता है, भगवान उसे डिस्पोज करते रहता है. लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है. इन भगवान को पता है कि विल गॉड नोज इफ़ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट. अगर तुम डिजर्व करते हो तुम्हें मिलने वाला है. But in this sentence, there are two opposite ideas. One is the proposal made by the man, which is disposed of by the God. So two opposite ideas in a single sentence, it is called antithesis. Next example, to err is human, to forgive is divine. To err, E-R-R. अगर हम गलतियाँ करते हैं तो वो गलतियाँ करना इंसान का नेचर है, लेकिन टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन माफ़ कर देना वो भगवान का काम है. सो यहाँ दो हम गलतियाँ करते रहते हैं एंड द गॉड कीप्स ऑन फॉरगिविंग अस. सो यहाँ दो आइडियाज़ हो गए जो अपोजिट दिए गए. एक आइडिया ये है कि इंसान गलतियाँ करता है, ओके, तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान उसे माफ़ कर देता है. तो टू फॉरगिव इज डिवाइन. अगर किसी को तुम माफ़ कर देते हो तो इट इज़ एज गुड एज द गॉड. So next one, oxymoron. The oxymoron, it is again based on contrast. It is like antithesis, but here the twist is that here two contradictory words are used in a same sentence side by side. यहाँ दो words use होने वाले हैं जो एक ही sentence के अंदर side by side use होता है. Antithesis में क्या होता है? Two ideas are actually इन अ सिंगल सेंटेंस. यहाँ दो वर्ड है जो कॉन्ट्रास्टिंग है लेकिन वो बाजू बाजू में, मीन्स दे आर पुट साइड बाय साइड इन अ सिंगल सेंटेंस. दैट इज व्हाट ऑक्सीमोरन इज. लेट्स सी द एग्जांपल. शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ. इन दिस सेंटेंस पोएट वांट्स टू से कि उसने सर्जन मीन्स डॉक्टर का जो सर्जिकल नाइफ होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन सर्जन डज एनी सर्जरी ऑन द पेशेंट, he will survive, he will live. So at that point of time, a patient has to accept the kind cruelty. Kind and cruelty, these two words are opposite. But we cannot say that
here the surgeon is cruel. Kind cruelty means he has to do the operation. So that is, if the same thing is done by a criminal, okay, we consider him as antisocial person. But the same thing is done by the doctor in an operation theatre. It is the thing that it shows the commitment of the doctor. So it is kind cruelty. Both the words are put side by side, okay, in a such a way it creates vividness, it creates charm in the language. So when two words side by side in a sentence, it is called oxymoron. Let's see another example. Drinking wine is a sweet poison. अब वो sweet भी है और poison भी है. Two opposite word in a sentence. Next one, a terrible beauty is born. अब beauty भी है और terrible भी है. तो terrible beauty is born. तुम ऐसा कहना चाहते हो कि she is terribly beautiful. अब वो terrible beautiful है, वो भयानक सुंदर है. तो भयानक भी है और सुंदर भी है. So it is called oxymoron. So here in this video we have discussed at least 6 or 7 figure of speech. In next video we'll discuss the remaining one. The one thing that I want to tell you students, that start reading your chapters at home. This would really help you. Even when you are reading the poem, try to understand which figure of speech is used in that particular sentence. So that, look, it is said that language can be learned. Language को तुम learn कर सकते हो, लेकिन किस तरह? By applying the language in our day-to-day language, day-to-day word. लेकिन लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज को समझते हैं लेकिन कभी यूज़ नहीं करते. Like for us, studying Hindi, Gujarati is very easy. But why people are not able to communicate proper in English language? The reason is that they don't communicate. So, stay home, stay safe, or if you have any difficulty, you have my number, you can call me anytime. Goodbye.